तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नरभक्षी के बारे में। आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा, पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे, वो किसी युद्ध में अपने पावर, सम्मान और इज्जत के लिए कितने लोगों की जान ले लिया करते थे। लेकिन क्या आज भी कोई इंसान है जो एक नहीं, दो नहीं, 14 लोगों की जान ले लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे ज़्यादा बुद्धिमान रहते हैं। तो चलिए इस इंसान के बारे में बात करते हैं। ये जो नरभक्षी इंसान है, इसका नाम है राजा कोलंदर। लेकिन इस इंसान के बारे में जानने से पहले हमें इसकी एक केस के बारे में पता करना पड़ेगा। तो इसका एक केस है धीरेन्द्र सिंह का। तो ये बात है सन 2000 की, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। ये जो धीरेन्द्र सिंह रहते हैं, ये आज डेली के चीफ रिपोर्टर रहते हैं, जो कि लोकल न्यूज़ को ज़्यादातर कवर किया कर देते हैं। पर कुछ न्यूज़ को कवर करने के लिए इनको स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता है। इसी तरह इनको एक कॉल आता है और ये उस कॉल को अटेंड करने के बाद उस न्यूज़ के बारे में और जानने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था जिस न्यूज़ को ये कवर करने जा रहे हैं, इसके बाद ये कभी वापस नहीं लौटेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है 14 दिसंबर सन 2000 से, जब इनको वो कॉल आता है। ये जाते हैं उस न्यूज़ को कवर करने बाहर। लेकिन जब भी ये बाहर जाते थे, तो ये अपने घर वालों को उस चीज़ के बारे में बता कर जाते थे कि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ इस न्यूज़ को कवर करने। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने अपने घर वालों से ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो ये जब घर नहीं पहुँचते हैं समय से, तो इनके घर वाले चिंतित हो जाते हैं और इनको खोजने में लग जाते हैं। इनका कुछ पता ना चलने पर ये अगले दिन का इंतज़ार करते हैं कि ये अगले दिन घर वापस आ जाएँगे, लेकिन फिर भी ये घर नहीं आते हैं। ये ऑफ़िस वालों से भी पता करते हैं, लेकिन ऑफ़िस वाले कहते हैं ये कहीं बाहर गए होंगे न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए। ऑफ़िस वाले भी उनको सांत्वना देकर इनकी फ़ैमिली को छोड़ देती है। इसके बाद 16 दिसंबर सन 2000 को इनकी फ़ैमिली पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखवाती है। इनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस लिख लेती है और हालाँकि उस ज़माने में रिपोर्टर थे ये, तो इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है कि एक रिपोर्टर कैसे गायब हो गया। तो पुलिस अपना जान लगाकर उनको खोजने में लग जाती है। इसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है, तो उनको पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में प्रयागराज के इस इलाके में 13-14 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आई है। पर पुलिस को यहाँ पे एक डाउट होता है, उनको शंका होती है और उनको इसमें एक पैटर्न दिखता है, पर ये धीरेन्द्र सिंह केस से कुछ रिलेट नहीं कर पाता है। इसके बाद पुलिस धीरेन्द्र सिंह के कॉल लॉग्स को चेक करती है। जब ये गायब हुए थे, इनको उस रात 1 बजे एक नंबर से कॉल आता है। वो जो नंबर था वो फुल्लन देवी के नाम से रजिस्टर्ड था। इसके बाद जो पुलिस रहती है, ये फुल्लन देवी के पास पहुँचती है। पर जब ये पूछताछ करती है फुल्लन देवी से, तो फुल्लन देवी इनकार कर देती है कि ये किसी धीरेन्द्र सिंह को नहीं जानती, और वो कहती है कि आप मेरे हस्बैंड से जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं। जिसके बाद ये इनके उस हस्बैंड से बात करती है, जो अपना नाम बताता है रामनिरंजन। ये बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा था। पुलिस इससे जब पूछती है, तो ये बताता है कि इसने धीरेन्द्र सिंह से 3 दिन पहले बात किया था। ये वही दिन था जब ये गायब हुआ था। इसके बाद पुलिस इसके ऊपर निगरानी रखती है, क्योंकि सिर्फ शक के दौर पर रामनिरंजन को उठाया नहीं जा सकता था। इसके बाद ये जो पुलिस रहती है, ये उन गायब 13-14 लोगों की फाइल्स को रीओपन करती है और इनको उनमें से एक चीज़ कॉमन मिलती है कि उनमें से गायब 3 लोग, जिनका नाम था संतोष, कालाचलर और मोइन, ये तीनों जो रहते हैं रामनिरंजन के दोस्त रहते हैं। और ये जो रामनिरंजन रहता है, इसने अपना असल नाम पुलिस को नहीं बताया था। इसका असल नाम था राजा कोलंदर। ये जो रामनिरंजन रहता है, ये इलाहाबाद में 1962 में पैदा हुआ रहता है और इसकी वाइफ जो रहती है, उसका नाम रहता है गोमती देवी। लेकिन ये अपनी वाइफ का नाम गोमती देवी से बदलकर फुल्लन देवी कर देता है, सिर्फ इसलिए कि फुल्लन देवी जो नाम है, ये एक पावरफुल औरत को दर्शाता है। ये अपने बच्चों के नाम भी बहुत ही अजीबो-गरीब रखता है। इसके बच्चों के नाम रहते हैं अदालत, जमानत और आंदोलन। ये जो बंदा रहता है, ये इनके नाम इसलिए रखता है क्योंकि ये जो इसके तीनों बच्चे रहते हैं, ये इसके कंट्रोल में रहते हैं। और ये जो तीनों नाम हैं, अदालत, जमानत और आंदोलन, ये एक तरीके से कानून से रिलेटेड नाम है और इस तरीके से इसको ये लगता है कि ये कानून को कंट्रोल कर रहा है। जब पुलिस को
उन 3 लोगों से इसका कनेक्टिंग लिंक मिलता है, तो पुलिस इसके पास पहुंच जाती है और फिर इससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। पर ये इन्वेस्टिगेशन में साफ इनकार कर देता है कि ये उन 3 लोगों को नहीं जानता है। पर कुछ टाइम बाद पुलिस करक होने लगती है इस पे और ये पुलिस को सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। लेकिन पुलिस के सामने ये जो रामनिरंजन है, राजा कोलंदर, ये एक शर्त रखता है कि मुझको 1 कुकर दाल पीनी है। पुलिस इसके लिए भी तैयार हो जाती है। पुलिस को तो ये बहुत ही अजीब लगता है, उनको कुछ समझ नहीं आता है। पुलिस राजी हो जाती है उन 13-14 लोगों का जो मिस्ट्री था खून का, उसको जानने के लिए ये उसको दाल को दे देती है। पर ये मना कर देता है। ये कहता है कि जो दाल रहेगी वो मैं खुद बनाऊँगा। यहाँ पे जो रामनिरंजन है ये दिखाना चाहता है कि पुलिस इसके अंडर काम कर रही है, पुलिस इसके इशारों पे चल रही है। इसके बाद ये दाल को बनाता है और पीता है। इसके बाद राजा कोलंदर पुलिस को गांव से बाहर एक कमरे के यहाँ ले जाता है, जो उसको पुलिस पूछती है ये किसका फार्म हाउस है। तो ये जो बंदा रहता है रामानरंजन, ये बोलता है ये किसी का फार्म हाउस नहीं है, ये राजा कोलंदर की अदालत है जहाँ इंसाफ होता है। इस बात को सुनकर पुलिस को ये काफ़ी मजाकिया इंसान लगता है शुरू में, पर इस बात को सुनकर पुलिस वापस जाने लगती है। पर तभी ये एक जगह में हाथ डालता है और उस जगह से एक स्कल निकालता है। ये देखकर पुलिस बहुत ही हैरान हो जाती है। ये आप मंजर समझ रहे हैं, जब वो हाथ डालकर एक स्कल निकालता है तब वहाँ के लोगों की हालत क्या रही होगी। सब चौंक उठते हैं। फिर ये जो फार्म हाउस रहता है उसकी तलाशी चालू करती है पुलिस। इसको उस फार्म हाउस में एक डायरी मिलती है। उस डायरी में उन गायब हुए 14 लोगों का नाम रहता है, जिनमें से किसी के आगे क्रॉस लगा हुआ था, यानी कि उन लोगों को इसने मार दिया था, सारे लोगों को। इसके बाद पुलिस और छानबीन करती है, तब ये 3 और स्कल दिखाता है। कालाचरण के और भी कुछ लोग के स्कल ये दिखाता है, जिनके ऊपर पेंट हुआ रखा था, ताकि ये उन स्कल को पहचान सके कि ये स्कल किसका है। किसी पे पिंक कलर का पेंट रहता है तो किसी पे ब्लैक कलर का पेंट रहता है। इसके बाद पुलिस को कुछ और खोपड़ियाँ मिलती हैं, जिनके ऊपर जिसका खोपड़ी रहता है उनका नाम लिखा रहता है। इसके बाद पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, उससे रीज़न पूछने लगती है कि तुमने इनको क्यों मारा और कैसे मारा। तो क्यों का जवाब इसने ऐसे दिया कि वो बोलता है कि मैंने इनको इसलिए मारा क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा विद्वान थे और मैं किसी भी विद्वान इंसान को देखता था तो मैं सटक जाता था। मैं उनसे ज़्यादा विद्वान बनना चाहता था और मैं उनको मारकर उनके दिमाग का सूप बनाकर पीकर खा जाता था। ये कहता है कि ये जो विद्या है ये दुनिया का सबसे बड़ा धन है और इसको मैं हासिल करना चाहता हूँ लोगों को मारकर। इसके बाद ये अपने मारने का तरीका भी पुलिस को बताता है। ये कहता है कि मैं सबसे पहले उनका सर काट के धड़ से अलग कर देता हूँ और फिर उनका लिंग काट देता हूँ, उनको ऐसी हालत में छोड़ देता हूँ कि कोई उन्हें पहचान ना सके। और जो उनका खोपड़ी रहता है, जो उनका सर रहता है, वो अपने साथ ले आता है अपने फार्म हाउस पे और उसको पका कर खा जाता है। इसके बाद जो पुलिस रहती है वो पूछती है कि तुमने धीरेन्द्र सिंह का क्या किया। तो ये धीरेन्द्र सिंह के बारे में बताता है। ये कहता है ये जो रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंह रहता है ये मेरे बारे में सब कुछ जान गया रहता है, इसलिए मैंने इसको अपने फार्म हाउस पे बुलाया और मेरे साले ने इसको गोली से मारकर इसकी हत्या कर दी। जिसके बाद मैंने धीरेन्द्र सिंह को उसके सर से और उसके धड़ से दोनों को 2 हिस्से में कर इसके सर को एक नदी में फेंक दिया और इसके धड़ को एक खेत में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस उन जगह पे जाती है जहाँ इसने धीरेन्द्र सिंह का सर और धड़ के बारे में जगह बताई थी। पुलिस को वो दोनों चीज़ें वहाँ मिलती है और ये धीरेन्द्र सिंह का कातिल साबित हो जाता है और इसको पुलिस कैद कर लेती है। इसके बाद जो इसका केस रहता है सन 2000 से सन 2012 तक चलता है। 11 साल लग जाते हैं उनको इंसाफ मिलने में, उन 13-14 लोगों को इंसाफ मिलने में। सन 2000 में इसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि इसको उम्र कैद की सज़ा होती है और जो इसका साला रहता है जिसने धीरेन्द्र सिंह को मारा रहता है उसको भी उम्र कैद होती है। तो ये थी कहानी इस ज़माने के नरभक्षी की, जिसने 13-14 लोगों का कत्ल कर दिया सिर्फ एक रीज़न की वजह से, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए।